आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं राधा कृष्ण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं करंट अफेयर सेगमेंट में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, श्रम कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है, यूपी ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में लगभग सभी श्रम कानूनों के अमल को निलंबित किया है। और दूसरा बोलता है कि श्रम का विषय राज्य सूची में आता है। क्यों ये आपको क्वेश्चन क्यों दिया गया है, पहले जो है इसको ध्यान में देते हैं। ये कोरोना वायरस के कारण तमाम नौकरियां गई हैं, समस्याएं पैदा हुई हैं रोजगार की। इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूं कहें कि भाजपा शासित कई सरकारों ने, है ना, और मध्य प्रदेश कांग्रेस शासित कई प्रदेशों ने, खास करके कांग्रेस शासित में राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सारे प्रदेशों ने जो है कई स्टेप लिए हैं, श्रम कानून में बदलाव किए हैं अपने, है ना। ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर कि ये जो बदलाव हुआ है ये किस चीज को दृष्टि में रखते हुए किया गया है, इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या हो सकता है, इन सब चीजों पर मैं चर्चा भी करूंगा आपसे। उससे पहले देख लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों है ना। सुर्खियों में इसलिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे साहसिक कदम उठाया है। पूरे देश में सबसे तगड़ा कदम जो उठाने वाली सरकार है इस समय श्रम कानून के मामले में, वो है उत्तर प्रदेश सरकार। क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और साथ में राज्य के सभी श्रम कानूनों को अगले 3 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया। अब ये सोचिए कि ये ऐसा किया है इसलिए सुर्खी में है, और आखिर में ये है क्या, क्यों, मतलब क्यों किया है ये, है ना, सरकार की क्या मंशा है और इसके क्या दृष्टिकोण नेगेटिव हो सकते हैं, समझते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात। आज वर्तमान की स्थिति यह है, आप ये समझ पा रहे हो अगर, कि उत्तर प्रदेश में लोग उत्तर प्रदेश से बॉम्बे, गुजरात, यहां वहां जाकर के दिल्ली कमाते हैं। इस कोरोना वायरस की चपेट के कारण, इस कोरोना वायरस की बीमारी के कारण लोगों को यहां पर वापस लाया जा रहा है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और उनको लाया भी जा रहा है। ठीक, अब जब वो यहां आ जा रहे हैं तो फिर आखिर में उनकी जीविका कैसे चलेगी, उसको ध्यान में रख करके कि भाई अच्छा, जो रोजगार यहां पर देने वाला है, मतलब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी मान लो एग्जांपल, आप जो है आपके एरिया में कोई छोटा सा बिजनेस व्यापार कर रहा हो, उसको देख लो आप, अगर वो परेशान है तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पाएगा। तो मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पाएगा तो जाहिर सी, और अगर मजदूरी वाले जो नियम कायदे कानून है अगर उसको कमजोर नहीं किया गया तो फिर स्थिति यह उत्पन्न होगी कि जो रोजगार दिया है वो मजबूर होगा उनको उतना ही वेतन देने के लिए जितना वो पहले से पा रहे थे। अभी जो प्रॉब्लम है वो यह है सर्वाइवल का, कि किसी तरीके से लोग जिंदा रहें। ये 2020 का जो साल है, किसी तरीके से लोग जिंदा रह जाएं, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किसी तरीके से लोगों को उतना मिल सके कि लोग जिंदा और खा सके और जी सके। ठीक, तो अगर जो न्यूनतम मजदूरी है कि भाई कम से कम इतनी मजदूरी देनी है, फलाना फलाना नियम पालन करना पड़ेगा, इस नियम के तहत ये है, ये तमाम नियम होंगे, अगर उन सबको हटा दिया जाएगा तो जो नियोक्ता है, यानी जो कोई कंपनी चला रहा है या कुछ कर रहा है, उसके लिए आसान हो जाएगा। वो क्या कर सकता है कि अपने कर्मचारियों को कम कम वेतन देकर के उनको जो है रिटेन कर सकता है। हो सकता है कि उनकी छटनी ना करे और सबकी रोजी रोटी चलती रहे, लोग मतलब लग्जरी लाइफ ना जी पाए लेकिन जो है रोजी रोटी चल जाए। क्लियर? हो सकता है कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो दे सकता है अगर वेतन कम देना पड़े तो। बात समझ आ रही है? तो ये पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य अगर आप ये समझ पा रहे हो तो चाइना को अगर आप ये समझ पा रहे हो तो लोग पूरी दुनिया में
चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया, मतलब रसिया नहीं, और जितने भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब चाइना से काफी जो है नाराज है इस कोविड-19 के मसले को लेकर के। अब नाराज होने के कारण वो सारी कंपनियां वहां से मूव कर रही हैं। अब देखिए कंपनियां जाएंगी कहां पर? कंपनियां वहां जाएंगी जहां लेबर कानून आसान होगा। समझिएगा बात हमारी, लेबर कानून जहां आसान होगा कंपनियां वहां अपने आप को शिफ्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां उनको सस्ते में लेबर मिल जाएगा। चाइना में क्यों लोग भाग के जाते थे? क्योंकि चाइना में लेबर सस्ते मिल जाते हैं और मार्केट भी है। इंडिया में भी क्या है? इंडिया में भी मार्केट है लेकिन लेबर महंगे थे। ठीक, तो अब इस लॉकडाउन की स्थिति में लेबर महंगा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर यह कर दिया जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है, जो और श्रम कानून है, उन सबको हटा दिया जाए, तो जो कंपनी वाला होगा, जो मालिक होगा कंपनी का, उसके लिए आसान हो जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे चाइना से जो है पलायन कर रही हैं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि वो कंपनियां हमारे प्रदेश में आए। क्लियर है? और इसके अलावा एक और कार्यक्रम जो है हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक, एक इनका कार्यक्रम चलता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके तहत ये मतलब जो है छोटे छोटे रोजगार पर बढ़ावा देने के लिए लोन मेला लगाने वाले हैं। अब लोन मेला लगाएंगे छोटे छोटे रोजगार देने के लिए, छोटे छोटे रोजगार देने के लिए, छोटे छोटे मतलब रोजगार बढ़ाने के लिए, MSME जिसे कहते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में, तो इंटरप्राइजेस में, तो क्या होगा वहां पर कि जो छोटे छोटे कोई मान लो कोई अचार बना रहा है, कोई मान लो सिरका बना रहा है, कोई गुड़ पैदा कर रहा है, तो इसमें लेबर लगेंगे। ठीक है, अब अगर उनके ऊपर ये थोप दिया जाए कि नहीं, आपको कम से कम इतना मजदूर अगर रखे हैं तो इनको ये सुविधा देनी पड़ेगी, ये सुविधा देनी पड़ेगी, इनका बीमा करवाना पड़ेगा, इनको मिनिमम इतना वेतन देना पड़ेगा, आप काम 6 घंटा 8 घंटा से ज्यादा नहीं करा सकते। अगर ये सब सारी चीजें थोप दी जाएंगी तो हो सकता है कि वो जो अभी इंटरप्रेनर है, जो शुरुआत कर रहा है बिजनेस की, हो सकता है कि वो शुरुआत ना करे। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, मतलब कि ये समस्याएं ना आए और लोगों को किसी तरीके से रोजगार मिल जाए, इसलिए इसको जो है समाप्त किया। क्लियर? अब इसका नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट तो समझ में आ गया आपको। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि भाई कंपनी मनमानी कर सकती है लेबरों के साथ, लेबरों का जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन कर सकती है, उनको जब चाहे तब नौकरी से निकाल सकती है। जो रेगुलर मतलब कि नौकरी करने वाले थे, जो रेगुलर किसी कंपनी में काम कर रहे थे, औपचारिक हो गए थे, उनको कंपनी निकाल करके छटनी कर सकती है। फिर उन्हीं लोगों को आधे दाम पर या उससे भी कम वेतन पर जो है उनको हायर करके उनसे काम करवा सकती है। तो उनका जनजीवन हो सकता है कि और बुरा हो जाए। समझ में आ रही बात? ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये जो लेबर कानून है, ये जो लेबर श्रम है, ये किस विषय में आता है? बोलता है कि लेबर श्रम समवर्ती सूची में आता है। अब ये समवर्ती सूची क्या है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। हमारे देश में जितने मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है केंद्र सूची, सेंटर लिस्ट, एक होता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और एक होता है समवर्ती सूची, यानी कि उसको कहते हैं अंग्रेजी में कनकरेंट लिस्ट। तो जितने मुद्दे हैं, जैसे आपका घर है तो आपके घर पे भी बहुत सारे मुद्दे होते होंगे, है ना? आपकी पढ़ाई का मुद्दा होगा, खाना बनने का मुद्दा होगा, खेती कराने का मुद्दा होगा, गाय भैंस पालने का मुद्दा होगा, पैसा कमाने का मुद्दा होगा, तमाम मुद्दे होंगे, है ना? तो बोलता है कि वो मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनको केंद्र को दे दिया गया, और वो मुद्दे जो लोकल स्तर के हैं उनको राज्य को दे दिया गया। ठीक, अगर आपका घर है, आपके घर में 3 पीढ़ियां रह रही हो, तो ऐसे समझो जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो आपके दादाजी के पास होते हैं, है ना? जो लोकल मुद्दे होते हैं वो आपके पिताजी, चाचा जी, इन लोगों के पास होते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा,
कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन मुद्दों को समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब समवर्ती सूची पर बनाया गया जो कानून है, ध्यान समझिएगा, समवर्ती सूची पर अगर कोई कानून राज्य बना रहा है या केंद्र बना रहा है, दोनों नियम माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि दोनों नियमों में विरोधाभास हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो, एक दूसरे के विरोध में बात करते हो, तो केंद्र वाला कानून माना जाएगा, राज्य वाला कानून माना नहीं जाएगा। कुछ इस तरीके से एग्जांपल समझिए कि अगर आप मान लो आपकी पढ़ाई एक विषय है जिसपे आपके दादाजी और आपके पिताजी दोनों लोग ध्यान देते हैं। ठीक, आपके दादाजी ने नियम बना दिया, आपके दादाजी ने नियम बनाया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी कि जल्दी सो जाओ और सुबह 4 बजे जगना है। ठीक, और मान लो आपके पिताजी नियम बनाए कि अगर 10 बजे के पहले बेड पे चले गए, बात समझ पा रहे हैं हमारी, तो राज्य ने नियम बना दिया कि 10 बजे के पहले नहीं जा सकते हो बेड पर रात में, और केंद्र ने नियम बना दिया कि सुबह 4 बजे जगना है। तो देखिए दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, आपको दोनों करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, है ना। लेकिन अगर केंद्र ये नियम बना दे कि नहीं 8 बजे सो जाओ और 4 बजे जगना है, तब फिर राज्य द्वारा ये जो कानून बताया गया है ये कानून मान्य नहीं होगा। ठीक, फिर आप 8 बजे ही चद्दर खींच लोगे, है ना, और जब केंद्र राज्य पूछने आएगा तो आप बोलोगे पहले जाओ केंद्र से मिलके आओ। बात समझ आ रही है हमारी? कहने का मतलब है कि तब तक दोनों जो है लागू रहेंगे जब तक दोनों में विरोधाभास नहीं है। जैसे ही विरोधाभास हुआ वैसे ही केंद्र वाला कानून मान्य होगा, राज्य वाला कानून मान्य नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जो लेबर श्रम है वो समवर्ती सूची में है ना, यानी कि राज्य भी उस पर कानून बनाती है और केंद्र भी कानून बनाती है। तो वर्तमान में जो न्यूज में है उसमें उत्तर प्रदेश श्रम कानून के में जो है ये बदलाव किए गए। ठीक, तो यहां पर पहला लाइन देखिए सही है, दूसरा लाइन गलत है क्योंकि इसको राज्य सूची में लिख दिया है, इसलिए केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है जनजाति टोडा, आगे लिखा हुआ है चारागाही, है ना। एक चारागाही जनजाति टोडा कहां पाई जाती है? अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा न्यूज है, इसको उठा के दे रहे हो। बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे हर इम्तहान में, चाहे आप आईएएस का देने जाओगे चाहे ग्रुप डी का देने जाओगे, क्या पूछता है? एक सवाल आता है किस चीज से कि बताओ फला जनजाति कहां रहती है, या फला जनजाति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है ना, या ऐसी प्रथा किस जनजाति में लागू है, ऐसे सवाल पूछता है। अब आपको क्या लगता है कि भारत में इतनी जनजातियां हैं कुछ भी उठा के पूछ लेगा? नहीं, पूरे साल भर में जो जनजातियां एक्टिव रहती हैं, कोई काम करती हैं, उन्हीं को पूछता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के पूछ लेगा, है ना। तो ध्यान देंगे ये जनजाति से सवाल उठता है, बहुत लोकप्रिय टॉपिक है एग्जाम का। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, इससे संबंधित सवाल टोडा जनजाति से सवाल आपके उठ सकता है। क्यों उठ सकता है? क्योंकि टोडा जनजाति ने अभी एक काम किया कि इस कोविड-19 के महामारी में उन लोगों ने मास्क तैयार किया, और खास बात यह है कि वो मास्क जितने हैं वो कढ़ाई वाले मास्क हैं, मतलब अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने मास्क तैयार किया जिसपे स्पेशल तरीके की कढ़ाई की गई है। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए इन्होंने तैयार किया है जो पुलिस है वहां पर, उनके लिए, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए, जिन्हें आप कोरोना वॉरियर्स कहते हो, उनके लिए इन्होंने मास्क तैयार किया है। तो इसलिए ये न्यूज में है। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये इनके बारे में क्या क्या सवाल उठ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने दी हुई है। देखिए ये द्रविड़ जाति समूह के लोग हैं। देखिए आर्यन और द्रविड़ियन दो रेस थे हमारे देश में, हम लोग आर्यन हैं, उधर साउथ वाले द्रविड़ियन हैं। तो द्रविड़ियन जाति के समूह के लोग हैं। ये जो टोडा जनजाति है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर
रहते हैं लोग। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, जहां ये लोग रहते हैं जिस जिस जगह में, उसे मुंड कहा जाता है, मुंड बस्ती कहा जाता था। कैसे बस्ती? मुंड बस्ती। ठीक, मुंड बस्ती में, एक बस्ती में 3 से 5 से 7 घर रहते हैं, और इन घरों की खास बात क्या होती है कि जैसे बांस होता है, बांस को फाड़ करके अंडे के आकार में, मतलब यूं कुछ आधा वलय, ऐसे यूं, ऐसे है बांस, ऐसे है, मतलब ऐसे है, तो उसको यूं ऐसे कर देना पूरा। ठीक है, पूरा घर यूं ऐसे होता है, मतलब ये इस शेप में, पूरा आगे से पीछे तक इसी शेप में पूरा घर रहेगा। ठीक है, इसी में ये लोग रहते हैं। इसको डॉगल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉगल्स। ठीक, इनके यहां जो प्रथा है, मतलब कि भातृत्व बहुपत्नी प्रथा, मतलब कि एक पत्नी से सारे भाई शादी कर सकते हैं, है ना, ये इनके यहां की प्रथा थी। ठीक है, हालांकि अब ये प्रथा जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक, आगे जो है इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चारागाही पर निर्भर थी, और मुख्य रूप से भैंसों की चारागाही करते थे, मतलब भैंसों को चराते थे, उसके दूध को, उसके उत्पाद को ये लोग बेचते थे, उसी पे जिंदा रहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में टोडा भूमि को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा नामित अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा मान लिया गया है, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो क्षेत्र है वो विश्व धरोहर के रूप में भी यूनेस्को द्वारा घोषित किया जा चुका है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विटामिन डी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। विटामिन डी का संबंध यहां पर जो दिया हुआ है वो कोविड-19 कोरोना वायरस से दिया हुआ है, उस पर विचार करने की बात बोल रहा है। समझ लेते हैं न्यूज में क्यों है, क्या है इसका खेल। ध्यान दीजिए, कोविड-19 देखा गया कि वो देश जहां के लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, वो लोग ज्यादा मरे हैं वहां पर, जिन देशों में तुलना में विटामिन डी ज्यादा है। ये यूरोप में जो है इसका अध्ययन किया गया, और ये पाया गया कि जो उत्तरी यूरोप के लोग हैं, वो लोग तो जो है, उत्तरी यूरोप के जो लोग हैं वो लोग उतना तुलना में नहीं मरे हैं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बोलता है उनके यहां मृत्यु दर कम है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा पाई गई, और इटली, स्पेन जैसे दक्षिणी यूरोप के कंट्री जो हैं, वहां पर मृत्यु दर ज्यादा पाई गई। क्यों ज्यादा पाई गई? क्योंकि वहां पर लोगों में विटामिन डी की कमी देखी गई। ठीक, ये सर्वे प्रकाशित हुआ है। हमारे भारत में भी लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा पूरा होती, क्योंकि सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में हम लोग पाते हैं, इसलिए हमारे यहां भी मृत्यु दर तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ठीक, तो उस पे एक्शन क्या है, ध्यान देंगे। होता यह है कि जब कोरोना वायरस ग्रसित होता है कोई, आम भाषा में एकदम समझिए कि जब कोरोना वायरस से कोई संक्रमित होता है, तो वो इन्फ्लामेटरी, मतलब कि ज्वलनशील तत्व जो है, कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ स्रावित करता है जो आपके शरीर के रक्त वाहिकाओं में जाता है और सबको काट देता है। समझ पा रहे हैं? कोविड-19 से जो प्रभावित होंगे उनके शरीर में कोशिकाएं ज्वलनशील पदार्थ बना देती हैं, और वही ज्वलनशील जो पदार्थ होंगे वो आपके शरीर के जो रक्त वाहिकाएं हैं, जहां जहां जाएंगी वहां पर काट देंगी उनको, उससे इंसान का डेथ होता है। समझ में आ रही है बात? अब बोलता है कि विटामिन डी जो होता है, वो विटामिन डी
जो शरीर में हमारे WBC होता है उस WBC को कंट्रोल करता है, या यूं कहें कि WBC को मतलब कि प्रतिशोधक या यूं कहें कि संशोधन के लायक बनाता है। मतलब देखता है जब कि शरीर में इन्फ्लामेटरी ज्यादा हो रहा है, यानी ज्वलनशील पदार्थ ज्यादा हो रहा है, तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है। कौन? विटामिन डी। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसे देशों में जहां पर लोगों के शरीर में विटामिन डी पाया गया ज्यादा मात्रा में, वहां पर अगर कोरोना वायरस इफेक्ट किया और कोशिकाओं ने ज्वलनशील पदार्थ स्रावित करने का प्रयास किया ज्यादा मात्रा में, तो उसको विटामिन डी ने कंट्रोल कर लिया और लोगों की मृत्यु कम हुई। लेकिन जहां पर विटामिन डी की मात्रा कम पाई गई वहां पर यह कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए वहां पर लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो इंफ्लामेटरी एजेंट है वो साइटोकिन्स कहलाता है। तो बेसिकली जो लोग मरते हैं बोला जाता है कि उनके अंदर साइटोकिन्स स्टॉर्म आया। बोलते हैं साइटोकिन्स स्टॉर्म मतलब समझते होंगे आप लोग, है ना? मतलब एकदम झोंका, मतलब कि शरीर में अचानक से ये इंफ्लामेटरी जो एजेंट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शरीर के सारे जो कोशिका जो सारे वाहिकाएं हैं जिससे रक्त जाता है वो सारे के सारे कट जाते हैं। ठीक, तो जब साइटोकिन्स स्टॉर्म आता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। यही साइटोकिन्स स्टॉर्म आने से रोकता है कौन? ये आपका विटामिन डी। क्यों? क्योंकि वो WBC को संशोधित कर सकता है। समझ में आ रही बात? तो यही वो था, क्या कहते हैं आपका, ये एक शोध जो है प्रकाशित हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। यहां पर पहला लाइन, विटामिन डी को सफेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC की प्रतिक्रिया को संशोधित करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही, उन्हें बहुत अधिक इंफ्लामेटरी साइटोकिन्स जारी करने से रोकता है। तो लाइन सही है, ठीक है, उन्हें कंट्रोल कर लेता है। दूसरा बोलता है अध्ययन में 20 यूरोपीय देशों में विटामिन डी के निम्न औसत स्तर और कोविड-19 मामलों की उच्च संख्या और मृत्यु दर के बीच संबंध पाया गया। बिल्कुल सही है, वही प्रकाशित हुआ है। तो दोनों लाइन सही है, इसलिए यहां पर C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान और बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है, हो सकता है आगे चल के पूरे देश में विकसित हो। तो बोलता है कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार, FIR आपके द्वार नाम से एक योजना चालू किया है। किसने शुरू किया है? ध्यान देंगे, कल जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने यह घोषित किया कि FIR आपके द्वार नामक एक हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। उसके तहत क्या होगा कि 100 नंबर डायल करोगे, तुरंत जो है FIR लिख ली जाएगी, है ना? मौके पर ही मतलब लोग पहुंचेंगे और FIR लिख देंगे। अभी तक क्या है कि पुलिस 100 नंबर डायल करने पे पहुंचती थी, FIR नहीं लिखा जाता था वहां पर, ठीक। लेकिन अब क्या होगा कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करते हैं, तो बोलता है 100 नंबर डायल करेंगे, मौके पर जो है पहुंच करके वहां पर अगर सामान्य मामला है तो हेड कांस्टेबल जो होगा वहां पर वो दर्ज कर लेगा, और अगर कोई विशेष परिस्थिति गंभीर मामला है तो सीनियरों से अपने एडवाइस लेकर के वहीं पर जो है FIR दर्ज कर ली जाएगी मौके पर। FIR दर्ज कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन, थाना या कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई भी अगर ध्यान देंगे, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? मतलब कि कोई प्रोजेक्ट परमानेंटली शुरू करने से पहले प्रयोग के तौर पर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 23 पुलिस स्टेशन में शुरू किया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में पहले शुरू किया गया है। यानी यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो A फॉर एप्पल मध्य प्रदेश सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रौद्योगिकी आधारित
प्रबंधन सूचना प्रणाली चैंपियन पोर्टल। इम्तिहान में पोर्टल से बड़ा सवाल पूछता है, उसका फेवरेट टॉपिक होता है, इसलिए जितने पोर्टल वगैरह लॉन्च होते हैं उनको हमेशा आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। तो जो चैंपियन पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है और उसकी ये वेबसाइट है www.champions.gov.in, है ना। किसने लॉन्च किया है? एमएसएमई ने, है ना। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो है। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु और मीडियम मतलब मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक। तो एमएसएमई ने जो है इसको स्टार्ट किया है। इसकी विशेषता क्या है कि भाई आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, जितने भी मतलब आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हो उसे आईसीटी के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो बोलता है आईसीटी के उपकरणों का इस्तेमाल करके एक ऐसा पोर्टल जहां पर सारी समस्याओं का या सारी जानकारियों का विवरण उपलब्ध रहेगा जो एमएसएमई से रिलेटेड होगा, ठीक है। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से जहां कोई भी जानकारी आपको इस पोर्टल से उपलब्ध होगी। बोलता है इसको हब और स्पोक के रूप में जो है जोड़ा जाएगा, यानी कि एक हब होगा सर्वर रूप में और उसके ढेर सारे मतलब नोड होंगे जो क्वेश्चन करेंगे और ये जवाब देगा। तो बोलता है हब जो होगा वो दिल्ली में स्थापित रहेगा और जो स्पोक होंगे वो सभी राज्यों में एक एक करके रहेंगे, ठीक है। सभी राज्य के राज्य मंत्रालय में रहेंगे, ठीक। तो हब और स्पोक मॉडल पर ये काम करेगा। इसको एमएसएमई ने जारी किया है। इसमें एमएसएमई से संबंधित सारी चीजों को एक पोर्टल पर एक जगह लाने के लिए ही जो है इसको बनाया गया है और इसमें मुख्य रूप से आईसीटी उपकरणों का इस्तेमाल होगा। आई मतलब इंफॉर्मेशन, सी माने कम्युनिकेशन, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन को देखते हुए आपका सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इसमें बोलता है आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आत्मनिर्भर अभियान की बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को 8 बजे एक आत्मनिर्भर अभियान पैकेज की घोषणा की है। उसमें उन्होंने 20 लाख करोड़, ध्यान देंगे, 20 लाख करोड़ रुपया का एक आर्थिक पैकेज दिया है जो भारत की जो जीडीपी है उस जीडीपी का 10% है। भारत की जीडीपी का 10%, बहुत बड़ी राशि होती है, ठीक। इसको आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मतलब आत्मनिर्भर अभियान के रूप में पेश किया गया है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री का, कि आत्मनिर्भर भारत जो है, भारत के आत्मनिर्भर होने के पीछे 5 प्रमुख जो है मुद्दे हैं। उनको अगर ध्यान में रखा जाएगा तो हम लोग जो है उस पर काम किया जाएगा तो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उसी को बढ़ाने के लिए ये पैसा दिया गया है। 5 मुद्दे कौन कौन से? अर्थव्यवस्था को, बुनियादी ढांचा को, फिर उसके बाद बोलते हैं प्रौद्योगिकी संचालित सिस्टम, है ना, जो टेक्नोलॉजी से सिस्टम पूरा डेवलप हो रहा है वो, और उत्साहशील आबादी। हमारे पास जो आबादी है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है तुलना में अन्य देशों की तुलना से ज्यादा यंग है, ठीक है। तो हमारे यहाँ उत्साहशील आबादी है और हमारे पास मांग भी खूब है किसी भी चीज का। तो ये 5 हमारे प्रमुख कारक हैं। अगर इन पर हम लोग फोकस किए तो हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे और 2021 भारत का, 2020 भारत का हो, इसके लिए आत्मनिर्भर बनना बेहद आवश्यक है। इसलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है जारी किया गया है, जिसमें कुटीर उद्योग हो, एमएसएमई हो, मजदूर वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या किसी अन्य तरीके का उद्योग हो, इन सब को इसके अंदर कवर किया जाएगा। इसमें भूमि, श्रम, तरलता, कानून सब पर जो है ध्यान दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसे आसानी से भूमि उपलब्ध हो सकेगी,
जो श्रम कानून है उसमें थोड़ा सा कमजोरी लाई जाएगी कि मतलब लोग मेहनत करें, जो है अपने आप को डेवलप करें, पैसा मिल रहा है, लोग नए नए प्रोजेक्ट लगाएं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है। अब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया हुआ है, इस पर आगे चल करके ढेर सारे अभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के न्यूज में के हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब पता लगा कि आप उसी को लेकर के प्रधानमंत्री बोले हैं तो दिन भर उसी को लेकर के पड़े हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में मतलब कल के उनके घोषणा के हिसाब से इतना पर्याप्त है। अब इस पर आगे लगातार आपको फॉलोअप मिलते रहेंगे, है ना, रोज एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा अगले 2-3-4 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, यहां पर पहला लाइन बोलता है प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, तो पहला लाइन सही हो गया। दूसरा लाइन बोलता है विशेष आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है, ये भी सही है। तो यहां पर दोनों सही है, इसलिए सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्वेक्षण, सीरो सर्वेक्षण है, ठीक है। सीरो सर्वेक्षण में अगर आप ये समझेंगे बात यहां पर, तो क्या है, ध्यान देंगे, ये कोरोना वायरस में ये सीरम सर्वेक्षण किया जा रहा है पूरे मतलब कि पंचायत स्तर पर, ठीक। पंचायत स्तर पर लोगों को समूह बना करके, जो है लोगों का समूह बना करके 15-20 लोगों का समूह बना करके उनका सीरम टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सीरम टेस्ट को ही जो है नाम दिया गया सीरो सर्वेक्षण, है ना। ये सीरो सर्वेक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये दोनों मिलकर के जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन्हें प्रकृति का पता चल सकेगा कि कौन कौन व्यक्ति, मतलब जो है पूरे एरिया में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कोविड-19 का उसके अंदर जो है किसी तरीके का कोई लक्षण हो, ठीक। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि कोविड-19 ने अपना रूप बदल लिया है, बिना लक्षण के भी लोग उसमें प्रभावित होते पाए जा रहे हैं। तो सीरम टेस्ट होगा तो उससे अगर लक्षण नहीं भी दिख रहा है तो भी समझ आ जाएगा कि हाँ ये इंसान इससे इफेक्टेड है, ठीक। तो ये ग्रुप में जो है किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है और ज्यादा सर्वेक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला लाइन बोलता है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी के लिए चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि सीरो सर्वेक्षण में व्यक्तियों के समूह के रक्त सीरम का परीक्षण शामिल है, बिल्कुल सही। समूह का सीरम जो है यहां पर लिया जाता है, दोनों सही है, इसलिए सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। सी में ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 दोनों सही है, इसलिए सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है। देखिए जीआई जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, किसी ज्योग्राफी में, मतलब किसी क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित तरीके का विशेष रूप का कोई चीज पाया जाता हो जो वह चीज कहीं और ना पाया जाता हो, तो अगर उसमें उसकी विशेषता है तो उसको उस क्षेत्र की विशेष चीज घोषित कर दी जाती है। तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का पूरे एरिया में, पूरे देश में, विदेश में वैल्यू बढ़ जाता है। क्लियर है। जैसे बनारस की बनारसी साड़ी, तो वो जो यहां बनारसी साड़ी बनती है तो एकदम अलग तरीके की होती है, तो उसको एक जीआई टैग मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कोई विशेष तरह का पदार्थ किसी विशेष क्षेत्र में निर्मित होता हो और वह क्वालिटी, वह चीज कहीं और पैदा ना होती हो, केवल वहीं होती हो, तो उसे उस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उसको नाम दे दिया जाता है, ठीक। समझ पा रहे हैं बात आप। तो इसको नाम देने वाली संस्था हमारे देश में कौन सी है, मुख्यालय उसका चेन्नई है, ठीक है। वहीं से जो है ये डिसाइड होता है। तो ध्यान देंगे, यहां पर पूछता है कि कौन कौन इसमें जो है जीआई टैग प्राप्त किए हैं अभी।
तो ध्यान देंगे ये सोहराई का खोवर पेंटिंग, सोहराई का खोवर पेंटिंग जो है ये छत्तीसगढ़ के हजारीबाग जिले का फेमस पेंटिंग है। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर क्या खास बात है कि इस पर कर्मकांडी भित्त चित्री होती है, मतलब कि दीवालों पर जो है विशेष रूप से दीवालों पर जब कोई फसल कटता है तब, ये जब शादी विवाह होता है तब, है ना, उस पर कुछ कलाकारी की जाती है। ठीक, और उस कलाकारी में बोलता है लाइन भी इस्तेमाल किया जाता है, डॉट इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद पौधों के मतलब अनाजों के पेड़ जो है, जो पौधे होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों का इस्तेमाल करके यूनिक तरीके की कलाकारी की जाती है। बोला कि यह जो मिट्टी पर कलाकारी की जाती है मिट्टी के दीवालों पर, ठीक है, यह एकदम यूनिक है, ऐसा कहीं और नहीं पाया जाता है। ये इसका विशेष क्षेत्र का गुण है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला। किसने दिया? चेन्नई मुख्यालय ने दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? ये हो गया आपका सोहराई खोबर पेंटिंग को मिला है। दूसरा तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल जो है, या यूं कहे यहां पर आप, ये जो तेलिया रुमाल तेलंगाना से है। ध्यान देंगे बात यहां पर, इसमें लाल, काले और सफेद 3 रंग के हाथ से कढ़ाई किए हुए रुमाल होते हैं, ये है ना, विशेष रूप से वो तेलंगाना में ही जो है बनते हैं। ध्यान देंगे ये इतना मतलब बेहतरीन होता है कि कभी जब अरबों का हमारे देश में था शासन, तो वो लोग उसको पगड़ी के रूप में इस्तेमाल करते थे। हैदराबाद के निजाम जब थे तो उनके यहां पर राजकुमारियां उसको घूंघट के रूप में इस्तेमाल करती थी, है ना। ध्यान देंगे इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी तरीके के मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, हाथ से हथकरघा उद्योग से ये बनाया जाता है। और यहां तक कि इसके जो रुमाल हैं, राजस्थान के अजमेर शरीफ में 50 से 100 रुमाल हर साल चढ़ते हैं। तो इसको भी जो है जीआई टैग के रूप में दिया गया है। यहां बासमती चावल की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश का बासमती चावल। बासमती चावल के लिए जो है मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया था, बोली लगाई थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को मिला है, सोहराई की खोबर पेंटिंग को और तेलिया रुमाल को। तेलिया रुमाल तेलंगाना से है और सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले की है। क्लियर है? हो गया? कहां पर क्या होता है समझ में आया। अब ध्यान देंगे, अगर मैंने इसमें छत्तीसगढ़ बोला है, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड है। ठीक है, हजारीबाग जिला झारखंड में है। ठीक, तो सोहराई खोबर पेंटिंग ये बेसिकली आपका झारखंड से है और ये आपका तेलंगाना से है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई हैं और बेहतर आपको लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, कुछ ऐसे हर्डल आ गए थे कि हमको इसको अपलोड करने में समय लग गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर लगी होंगी और आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।